यस, गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रोलिसिस की क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने आपको व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट्स, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग डिस्कस कर चुके थे। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस, पहला एस्पेक्ट। दूसरा हम डिस्कस कर चुके थे मैकेनिज्म, और तीसरा हमने कुछ आपको एग्जाम्पल डिस्कस किए थे जिसमें प्रोडक्ट्स की बात करी थी कि प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। क्लियर? ये तीनों हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। आज हम इसके इलेक्ट्रोलिसिस के क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी को मेज़र करना, और इस इलेक्ट्रोलिसिस की क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए जो रिलेशनशिप प्रोड्यूस किया गया था वो साइंटिस्ट थे माइकल फेराडे। और इसीलिए इस क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो हम इसकी हेल्प से करते हैं फेराडेज लॉ। फेराडेज लॉ। और इस माइकल फेराडे ने अपने लॉ को यानी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए दो लॉ दिए थे। पहला फर्स्ट, जिसमें उसने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करी थी, करंट इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट ऑफ करंट की बात करी थी। और सेकंड, उसने सेकंड लॉ में उन्होंने इस इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स को इक्विवेलेंट वेट के साथ कनेक्ट करके यानी कई सारे बैटरीज को कनेक्ट करके डिस्कस किया था। तो पहले हम फर्स्ट हेडिंग की बात करते हैं जो कहलाएगा फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बेटा इस टॉपिक में चूंकि ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है तो न्यूमेरिकल पार्ट भी होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द फेराडेज द अमाउंट मीन्स W से रिप्रेजेंट कर लीजिए, the amount of the chemical reaction and hence the mass of any substance deposited or liberated। क्योंकि चूंकि इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में दो ही प्रोसेस थी, दो ही इलेक्ट्रोड थे, एक एनोड था एक कैथोड था। तो एक में डिपॉजिट होता था और एक में लिबरेट होता था, एक में ऑक्सीडेशन होता था एक में रिडक्शन होता था, और तभी ये कंप्लीट मिलकर के रिएक्शन रिडॉक्स कहलाती थी। तो उन्होंने कहा कि द अमाउंट ऑफ द सब केमिकल रिएक्शन and hence the mass of any substance is deposited or liberated at any electrode, maybe cathode or anode, is directly proportional to the quantity of electricity। to the quantity of electricity means Q से रिप्रेजेंट कर लीजिए। क्लियर? प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो W इज इक्वल टू आ गया Z इंटू Q और Q इज इक्वल टू हो जाता है I इंटू टी। तो हमारे पास इस Q की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें तो हमारे पास आ गया W इज इक्वल टू ZIT। क्लियर ऑल ऑफ यू? वेयर I इज करेंट जो कि एम्पियर में कैलकुलेट की जाएगी, T टाइम जो हम सेकेंड में भी ले सकते हैं, मिनट में भी ले सकते हैं और आवर्स में भी ले सकते हैं। तो अगर इन दोनों की वैल्यूज़ में हम करंट को 1 एम्पियर मान लें और टाइम को 1 सेकेंड मान लें तो W इज इक्वल टू किसके आ गया? Z के आ गया। Z यहाँ पर क्या था?
अभी हमने यहाँ पे आपको प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट लगाया था, तो यहाँ पर जो z आया था उस z को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कह सकते थे या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी कह सकते थे। z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी कह सकते थे। क्लियर? अब हम कहते हैं डिफाइन द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो अब आप कैसे करोगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस may be defined as the mass of the substance deposited when a current of 1 ampere is passed for 1 second. Clear? 1 सेकेंड तक 1 एम्पियर की करंट को पास करने में जो अमाउंट मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट होता है उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। क्लियर? और क्यू किस यूनिट में लोगे बच्चे? कूलम्स में। क्लियर? इसी तरीके से जब हम प्रोसीड कर गए सेकेंड लॉ की तरफ, सेकेंड लॉ क्या रिलेशनशिप दे रहा था? उसने कहा कि व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, मान लीजिए हमने इसमें यहाँ पर 2 सेल ले लिए। क्लियर? एक में हमने AgNO3 का सोल्यूशन डिप कराया और एक में हमने कॉपर सल्फेट वाला सोल्यूशन ले लिया, दो अलग अलग एक प्लेट पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर? और इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। क्लियर? और इसका नेगेटिव पॉजिटिव पहले बैटरी से कनेक्ट करें, तो बैटरी में अगर इसका पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, और फिर हमने बैटरी से जोड़ दिया। तो उसने कहा कि अगर हम एक में हमने यहाँ पर AgNO3 का सोल्यूशन ले लिया और इसमें मैंने कॉपर सल्फेट का ले लिया, तो ये अगर हमने दो सेल आपस में कनेक्ट कर दिए, तो उसने यही कहा कि व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, एक इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास AgNO3 है और एक इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास कॉपर सल्फेट है, लेकिन हम इसमें क्या कर रहे हैं? सेम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, सेम क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी पास करें। करेक्ट? करेक्ट। और ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कनेक्ट होने चाहिए, कंडीशन कि कनेक्टेड इन अ सीरीज, connected in series, then the mass of the substance produced at the electrode are directly proportional to their equivalent weight। यानी अगर हम mass of Ag निकाल देते कि Ag कितना डिपॉजिट होगा, ये बराबर आ जाता इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag के, और दूसरी तरफ मेरे पास कॉपर था अपॉन मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इक्वल टू आ जाता वेलेंट कॉपर। क्लियर? बात समझ में आ गई? ये है फैराडे का सेकेंड लॉ। वो स्टेटमेंट फॉर्म में आप फिर से समझ लीजिए कि व्हेन the same quantity of electricity is passed through solution of different electrolytes connected in a series, the mass of substance produced at the electrode is directly proportional to the equivalent weights of the substance। Clear? और इसको इलेक्ट्रोलिसिस के कंसेप्ट से हम क्लियर कर सकते थे कि जब हमने अभी आपको पीछे पढ़ाया कि इक्विवेलेंट वेट
जब भी कैलकुलेट किया जाता है कैसे किया जाएगा? एटॉमिक मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन। क्लियर? इसी एक फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्लास 11 में भी इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट किया था जब नॉर्मेलिटी पढ़ी थी। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को इस चैप्टर में हम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को किससे मेज़र करेंगे बच्चा? 1 फैराडे से। यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 1 फैराडे है और ये कांस्टेंट क्वांटिटी को हम फैराडे कांस्टेंट कहते हैं। फैराडे कांस्टेंट कहते हैं। न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू जब भी हम लेते हैं वो 1F इज इक्वल टू आएगी 96,487 कूलम्स पर मोल, या हम न्यूमेरिकल में इसको इजीली कर लेते हैं 96,500 कूलम्स पर मोल। एक्यूरेट एग्जैक्ट ये है, बट न्यूमेरिकल ट्रेंड के लिए हम इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो जब हमें इस इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करना हो तो हमारा फॉर्मूला क्या आ सकता था? Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500 कूलम। यहाँ तक की थ्योरी आप सबके क्लियर हो गई। अब हम इसका एक एक न्यूमेरिकल करके फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को देख लेते हैं ताकि फिर आप इनके न्यूमेरिकल को ईजिली, जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप ईजिली उसके बाकी के न्यूमेरिकल को भी कर पाएंगे। क्लियर? अब पहला न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 1। एक सिंपल सा क्वेश्चन उन्होंने दिया कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। क्या उन्होंने आपसे मांगा? हाउ मच चार्ज। चार्ज क्या होता है? Q। Q इज इक्वल टू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला इज N इंटू एफ, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा था F जो है फैराडेज कांस्टेंट है। क्वेश्चन में पहला उन्होंने फिगर आपको दिया 1 मोल ऑफ Al प्लस 3 टू Al प्लस 3 से Al में जाने में कितना हमें चार्ज रिक्वायर्ड होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस्ट और गेन हो रहा बेटा? Al प्लस 3 इलेक्ट्रॉनों का रिडक्शन कराएगा और Al में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर N की वैल्यू कितनी आ गई? 3। 1 फैराडेज की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई 96,500 कूलम्स पर मोल। तो हमारा टोटल Q कितना आ गया? 3 इंटू 96,500 कूलम। क्लियर? आंसर हो गया 289500। अब अगर आपको क्वेश्चन कहता सेकंड क्वेश्चन कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन, जिसमें 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस से Mn+2 आए। अब आप सिंपल, अगर आपको इक्वेशन बैलेंस करना आता है एसिडिक मीडियम से तो आप उसकी हेल्प से भी निकाल सकती हैं, या एक बच्चा थोड़ा सा स्मार्ट होगा कि रिडॉक्स के चैप्टर में हम लोग ने ऑक्सीडेशन स्टेट भी पढ़ी थी और ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पर भी हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन को पढ़ा था। यस, क्या था कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट तो वो हो जाता है, इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडेशन, और अगर वो डिक्रीज करेगा तो रिडक्शन। कितने इलेक्ट्रॉन का डिक्रीज कर रहा है वो हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे MnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई? X
-8 इक्वल टू -1, यानी x की वैल्यू आ गई +7। यहाँ पर +7 से कितना हो रहा है, +2। कितने यूनिट रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, 5 यूनिट, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। फेराडेज की वैल्यू कितनी है, 96500। तो फॉर्मूला हमने फिर लगा दिया, Q इज इक्वल टू N इंटू एफ, यानी 5 इंटू 9650 कूलम। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन सेकेंड लॉ का भी हम लोग करके देख लेते हैं कि हमें समझ में आया या नहीं आया, कि अगर दो सेल के बारे में डिस्कस किया जाए तब कितना आएगा। ठीक, क्वेश्चन में सेकेंड लॉ के लिए देखिए, 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल, चलिए दो आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिए, एक ये एक ये। 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंटेनिंग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, यानी एक में आपने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ले लिया AgNO3, और दूसरे में आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया। क्लियर? आर कनेक्टेड इन सीरीज, यही सेकेंड लॉ था। अ स्टीडी करंट, लगातार उसमें जो आप डाल रहे हो करंट, वो है I इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर की करंट को आप पास करा रहे हो। चलो, क्योंकि अगर हम करंट लगा रहे हैं तो हमें बैटरी से उसको कनेक्शन दिखाना पड़ेगा। ठीक, हमने कनेक्शन दिखा लिया। अब उसने कहा कि अ स्टेडी करंट ऑफ 2.5 वाज पास थ्रू देम टिल 1.078 ग्राम ऑफ Ag वर डिपॉजिटेड। इतना मास AgNO3 में से Ag का डिपॉजिट हो गया। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितना हम देर तक करंट फ्लो करेंगे, एंड व्हाट वेट ऑफ द कॉपर विल डिपॉजिटेड। दो बातें उसने आपसे कही। पहला ने कहा हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, और दूसरा वो कह रहा है व्हाट वेट ऑफ कॉपर विल बी डिपॉजिटेड। और क्वेश्चन में एटॉमिक मास दिया हुआ है Ag का 107.8 और कॉपर का गिवन है 63.5। ठीक, ये सब तो अभी क्वेश्चन के पार्ट थे। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें फर्स्ट लॉ नहीं सेकेंड लॉ की तरफ ही मूव करना पड़ेगा, जो कि कैसा कह रहा था आपको कि मास ऑफ, सिंपल अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो मास ऑफ Ag अपॉन मास ऑफ Du इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ, ये तो हमारा सेकेंड लॉ कहता है। ठीक, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास Ag प्लस से Ag को फॉर्म होने में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, यानी 1 मोल चार्ज रिक्वायर्ड हुआ। क्लियर? तो इसका मतलब ओनली 1 मोल्स आर रिक्वायर्ड। इट मीन्स 1 मोल का मतलब इसका एक मास कितना है, 1 मोल का 107.8 ग्राम डिपॉजिटेड बाय 1 फेराडेज, क्योंकि Q इज इक्वल टू N इंटू एफ, तो Q इज इक्वल टू आ गया 1 इंटू एफ के। क्लियर? इसी तरीके से
अब आगे जब आप प्रोसीड करोगे तो अब यहाँ पर आप इसका चार्ज निकाल लेंगे। तो ये तो हमारा Q वाले फॉर्मूले से आ गया, और Q इज इक्वल टू आई इंटू टी से अगर देखते, क्योंकि हम इतने करंट की एम्पियर डाल रहे हैं, तो हमने अगर इतने करंट की एम्पियर डाली तो हमारे पास 1.078 ग्राम Ag डिपॉजिट हो जाएगा। कितने से? 96500 कूलाम अपॉन मास कितना था बच्चा? 107.8 इंटू 1.078। क्लियर? तो आपने इसमें डेसिमल का ही खाली गेम था कि यहाँ पर नीचे आए 30, ऊपर गया 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस पूरे से ये पूरा काटा, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए, और आपके पास आ गया 965 कूलाम। क्लियर? सो Q इज इक्वल टू हो गया I इंटू टी। तो टाइम पहला कह रहा ना, हाउ लॉन्ग डिड करंट फ्लो, तो यहाँ से टाइम हमारे पास कितना आ गया? Q अपॉन I। Q कितना आया हमारे पास? 965। I कितना था हमारे पास? 2.5 एम्पियर। तो हमारे पास टोटल कितने सेकेंड्स आ गए? 386 सेकेंड आ गए, और इसको हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया तो 6 मिनट 26 सेकेंड आ गए। पहला वाला पोर्शन सॉल्व हो गया हमारा। अब दूसरा क्या कह रहा है बेटा? व्हाट वेट विल बी द डिपॉजिटेड। अब कॉपर में आप कितना करोगे? Cu+2 आयंस जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेंगे तो Cu में बनेंगे, यानी यहाँ पर Q इज इक्वल टू N इंटू एफ निकालें तो 2 इंटू 96500 कूलाम, क्योंकि 2 मोल्स की बात कर रहा है। तो एक मोल्स में कितना है? एक मोल का मास कितना है? 63.5। तो 965 कूलाम का कितना हो जाएगा? क्योंकि इतना भाई दोनों जितना लेंगे उतना ही देंगे, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए 1 वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप सिंपल कर लोगे, यहाँ पर जो Cu है वो 2F की क्वांटिटी को डिपॉजिट करता है तो Cu में कन्वर्ट करता है, 1 मोल बनाता है। तो हमारा सॉल्यूशन आ गया। इसीलिए मैंने ग्रीन से किया बेटा कि इसका बाकी बचे हुए पार्ट को आप यहाँ देखो कि 2 इंटू एफ ये डिपॉजिट करता है, ये डिपॉजिट करता है 1 मोल ऑफ Cu को, और 1 मोल ऑफ Cu का मास है 63.5। तो हमारे पास कितने कूलाम है क्वेश्चन में? कितना लिबरेट किया Ag ने? 965। तो 965 will deposited into 63.5 upon 2 into 96500 coulombs। क्लियर? तो 965 से 965 सीधा सीधा काट दे बेटा जी, तो ये बचा 1000, नहीं 100, 2 ही जीरो थे, 2 जीरो, एक डेसिमल और हटा के इसको भी इधर कर दो, तो ये आपके पास आ गया 63.5 अपॉन 2000, और जब आपने इसको डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.3175। एम आई राइट? दोनों क्वेश्चंस दोनों लॉ के समझ में आ गए, जिसमें आपने कहा था अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, और दूसरा आपने कहा कि अगर 2 सेल्स जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं, सेम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, तब उनके मास उनके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये आपका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स था, यही फेराडेज लॉ थे, और यही फेराडे लॉ के न्यूमेरिकल का क्राइटेरिया था। तो आई थिंक कि अगर आपको समझ में आ गया तो अब आप इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को ट्राई करिएगा, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर करिएगा। ओके।